Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। तो आज हम अपने एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं कि कितने टाइप की जो एग्रीकल्चर की जाती हैं और कौन कौन सी क्रॉप्स जो है हमारी कंट्री के अंदर उगाई जाती है। तो देखिए मेनली जो है 3 टाइप्स के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आर्थिक क्रियाएं, यानी पैसा वगैरह कमाने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, जो हम अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए जो क्रियाएं करते हैं मेनली, तो वो हमारी मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले उसमें आता है प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो, उसके बाद सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। देखिए जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं जो मेनली नेचुरल रिसोर्सेज की, जिनके थ्रू जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनकी प्रोडक्शन होती है और उसके साथ साथ उनका एक्सट्रैक्शन होता है। मतलब जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जहाँ पर डायरेक्टली उनको उनकी प्रोडक्शन की जाती है, उनको प्रोड्यूस किया जाता है और उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, निष्कर्षण किया जाता है, उनको हम मेनली प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर लेकर आते हैं। जैसे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के थ्रू हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के थ्रू हम अपनी क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, फिशिंग, इसके साथ साथ गैदरिंग। तो इस तरीके से मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना, जैसे कि प्लांट जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको इकट्ठा करना, इस तरीके से, तो उनको गैदरिंग। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। देखिए सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें हम प्राइमरी एक्टिविटी के थ्रू जो रॉ मटेरियल जो हमने इकट्ठा किया है उसको प्रोसेस करके हम नई थिंग्स जो है वो बनाते हैं। मतलब इन चीज़ों को क्या करते हैं, इनको प्रोसेसिंग के थ्रू जो है न्यू रिसोर्सेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमने क्या किया कि हमने जो है व्हीट से हमने जो है फ्लोर बनाया, मतलब आटा बनाया, उसके बाद हमने उससे जो है बिस्किट्स वगैरह बनाए, उससे ब्रेड जो है वो बनाए, तो वो क्या कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग, कि हमने उससे जो है कुछ अदर थिंग्स जो है वो बना दी हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील बनाया हमने, बेकिंग ऑफ द ब्रेड्स बनाए, इसके साथ साथ वीविंग ऑफ द क्लॉथ्स। जबकि हमें कॉटन से हम क्या करते हैं, फिर कॉटन जो है वो हमारी क्या है, कॉटन उगाना, हमने क्या किया कि कॉटन को उगाया, तो वो क्या कहलाती है हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़। लेकिन जब हमने कॉटन से जो है थ्रेड बनाया तो वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाएगी, और उस थ्रेड से फिर हमने जो है शर्ट बनाया तो वो भी हमारी क्या कहलाती है, मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद आती है टर्शरी एक्टिविटीज़। देखिए इन दोनों एक्टिविटीज़ को जो सपोर्ट करने के लिए जो यूज़ की जाती है वो हमारी जो है टर्सरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। देखिए ये हमारी प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, टर्सरी एक्टिविटीज़। देखिए अब इसके अंदर क्या क्या आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, ट्रेड आता है, बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस आता है और इसके साथ साथ एडवर्टाइजिंग। ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाया जाता है, इस तरीके से ट्रेड किया जाता है, यानी जो चीज़ें हैं वो मार्केट में आपने बेचनी है तो वो एक तरीके से ट्रेड कहलाता है, बाय एंड परचेज ऑफ द गुड्स। उसके बाद बैंकिंग से आपको पैसा लेना है, किसी एक्टिविटी में इन्वेस्ट करना है। तो इस तरीके से जो एक्टिविटीज़ ये जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर, जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं वो हमारी टर्सरी जो है एक्टिविटी के अंदर आती हैं। आज हम मेनली इसके अंदर ओनली जो है हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के जो अंदर जो एग्रीकल्चर पार्ट है सिर्फ उसको जो है स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। देखिए एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं। क्रॉप्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, फ्लावर्स, और इसके साथ साथ हम लाइव स्टॉक जो हमारे पशु होते हैं उनका भी पालन करते हैं। ये भी हमारा एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है, क्योंकि आप जो फूड या फोडर जो भी उगाते हैं आप अपने खेतों के अंदर, तो वो भी तो आप अपने पशुओं के लिए यानी अपने लाइव स्टॉक के लिए ही उगाते हैं। तो वो मेनली जो है एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। अब देखिए वर्ल्ड की जो 50% पॉपुलेशन है ना, अगर पूरे देश में अगर 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 50, ये समझ लीजिए 50 जो है वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर लगे हुए हैं। अब देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना उसका 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के अंदर ही लगी हुई है। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है और इसके साथ साथ जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो मोस्टली जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। अब देखिए एग्रीकल्चर के लिए मेनली क्या जो है चीज़ें अफेक्ट करती हैं, एक तो होता है टोपोग्राफी ऑफ द सोइल, यानी सोइल कैसी है, किस तरह की जो है हम मतलब सोइल के अंदर हमने जो है एग्रीकल्चर करनी है। इसके साथ साथ क्लाइमेट, तो ये जो है मेनली 2 फेवरेबल फैक्टर्स हैं जो मेनली हमारी एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं। अगर हमारी सोइल फर्टाइल है तो हमारी जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी अच्छी होगी। इसके साथ साथ अगर क्लाइमेट भी फेवरेबल है, अगर टाइम पर जो है रेनफॉल हो रहा है और जितना उसको टेम्परेचर चाहिए उतना उसका टेम्परेचर भी मिल रहा है, तो हमारी क्रॉप जो है एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो देखिए जो लैंड जिसके अंदर हम क्रॉप्स उगाते हैं ना उसको एरेबल लैंड बोलते हैं। यानी क्योंकि लैंड तो काफ़ी सारी है, उसके अंदर सब पर तो हम एग्रीकल्चर नहीं करते, तो जिस पर हम क्रॉप्स उगाते हैं उसको हम एरेबल लैंड बोलते हैं।
इसके बाद देखिए ये पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है वो जो है एग्रीकल्चरल वाले रीजन है। ये देखिए इंडिया, ये हमारा इंडिया है, तो इसके देखिए इतने पार्ट पर जो है ये इस तरीके से एग्रीकल्चर की जाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रेरीज वाले मैदान है जो हमने यूएसए के अंदर देखा था, यानी हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है उसके अंदर हमने प्रेरीज के जो मैदान है वो देखे थे, उसके अंदर जो है देखिए इस तरीके से ये जो एग्रीकल्चर है वो की जाती है। तो आप ग्रीन वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये देखिए चाइना का ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट में जो है एग्रीकल्चर काफी अच्छी होती है। अब देखिए एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई मतलब कुछ टाइप की कल्टीवेशन है, उनके बारे में हम देखते हैं कि कितने टाइप्स की जो है यहाँ पर कल्टीवेशन है। देखिए सबसे पहले हम बात की है एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर हमने बता दिया कि क्रॉप्स को उगाना। देखिए सॉइल को तैयार करना, सॉइल के अंदर जो है हमने क्या करना है, क्रॉप्स को उगाना, और उसके साथ साथ हमने पशुपालन करना, यानी साथ में हमने लाइव स्टॉक की रियरिंग करना, वो भी हमारा किस में आता है, फार्मिंग के अंदर आता है, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर आता है। उसके बाद आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किसको कहते हैं, जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनको पालन करना, यानी उनकी कॉमर्शियल रियरिंग करना मतलब उनको पालना और उनसे क्या करना, सिल्क को प्रोड्यूस करना, जिसकी सहायता से हमारे कपड़े वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये कहलाती है हमारी सेरीकल्चर। उसके बाद आता है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर क्या है, फिश का पालन करना, यानी फिश को, मत्स्य पालन को ही हम क्या बोलते हैं, पीसीकल्चर। टैंक्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर अगर हम फिशेस की जो है फिशेस को पालते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, पीसीकल्चर। उसके बाद आता है वेटिकल्चर, यानी ग्रेप्स की खेती। अगर हम जो है अंगूरों की खेती करते हैं, ग्रेप्स की खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो विटिकल्चर कहलाता है। उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर हमारा वेजिटेबल, फ्लावर्स और फ्रूट्स, अगर उनको कॉमर्शियली अगर हम उनकी खेती करते हैं, यानी उनका कल्टीवेशन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो इसको आप देखिए एक पिक्चर की सहायता से, डायग्राम की सहायता से आप देख सकते हैं। ये देखिए एग्रीकल्चर, तो आप एग्रीकल्चर देख सकते हैं, ये हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह को उगाना। सेरीकल्चर देखिए सिल्क वॉर्म का पालन करना, वहाँ से फिर वहाँ से हम सिल्क जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए ग्रेप्स की खेती करना, तो ये विटिकल्चर आता है। उसके बाद देखिए मछली पालन करना, ये हमारा पिसिकल्चर आता है। तो ये मेनली हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्टिवेशन हो गए, ये सारे के सारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में। देखिए जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसके अंदर जो है मेनली 3 प्रोसेस होते हैं। एक हमारा जो है इनपुट होता है, दूसरा हमारा होता है ऑपरेशन, यानी जो उसके अंदर ऑपरेशन किए जाते हैं, जो प्रोसेसिंग की जाती है, उसके बाद आउटपुट। जैसे हमारे कंप्यूटर के 3 पार्ट होते हैं, सबसे पहले उसके अंदर हम इनपुट डालते हैं, उसके बाद उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद उससे आउटपुट आता है। तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर भी जो है 3 सिस्टम जो है वो काम करते हैं। सबसे पहला इनपुट, यानी आप उसके अंदर इनपुट दोगे, इनपुट के अंदर आपने क्या किया, उसके अंदर बीज लगाए, उसके अंदर जो है फर्टिलाइजर आपने डाला, मशीनरी का यूज़ किया और आपने जो है उसके अंदर मेहनत की, लेबर किया। उसके बाद ऑपरेशन क्या होते हैं, ऑपरेशन मतलब उसके अंदर क्या होता है कि आपने प्लोइंग करनी है, मतलब खेत के अंदर हल चलाना है, ओके, उसको प्लॉगिंग करनी है, उसको सॉफ्ट करना है सॉइल को, उसके अंदर जो आपने बीज उगाने हैं, उसके बाद इरिगेशन, उसको आपने पानी भी देना है, वीडिंग, उसमें से जो खरपतवार हैं, जो हानिकारक जो उसके अंदर वेजिटेशन उगाई है उसको उसके अंदर से निकालना है। उसके बाद हार्वेस्टिंग, उसको काटना भी है। आउटपुट के रूप में आपको क्या मिलेगा, क्रॉप्स मिलेंगी या वूल वगैरह, जो डेयरी के प्रोडक्ट हैं, जो पोल्ट्री प्रोडक्ट हैं, वो सारे के सारे मिलेंगे। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर के 3 सिस्टम है। एक तो आप इनपुट उसके अंदर क्या डालते हो, उसके बाद उसके ऑपरेशंस आएंगे कि या कौन कौन से काम जो है आप को करने होंगे, उसके बाद जो आपको आउटपुट में मिलेगा वो हमारे जो एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर आते हैं। ये देखिए इनपुट के अंदर आप क्या कर रहे हैं, देखिए इनपुट के अंदर आप मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद सीड्स का यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद केमिकल्स जो है उसके अंदर डाल रहे हैं। प्रोसेसिंग के अंदर क्या आ जाएगा, प्लॉगिंग, आप जो है मिट्टी को जो है सॉफ्ट कर रहे हैं, यानी उसके अंदर हल चलाकर मिट्टी को सॉफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद शोइंग, उसके अंदर बीज उगा रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, जो कीटनाशक वगैरह को खत्म करने के लिए, जो खरपतवार है उसको खत्म करने के लिए, वीडिंग को खत्म करने के लिए आप जो है कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हो। उसके बाद आती हैं क्रॉप्स, यानी ये हमारा क्या आ जाता है, आउटपुट के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से देखिए ह्यूमन इनपुट, तो आप क्या क्या डालते हैं इसमें, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स और स्टोरेज। और उसके बाद फिजिकल इनपुट क्या होती है, इसके अंदर रेनफॉल होता है, सनसाइन की भी जरूरत होती है, टेम्परेचर की जरूरत होती है, जो सोयल होती है, स्लोप्स वगैरह होता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे इनपुट्स जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो देखिए किस तरीके से जो एग्रीकल्चर का प्रोसेस चलता है। सबसे पहले हम सोइल को जो है प्रिपेयर करते हैं बाय प्लॉगिंग करते हैं उसके अंदर। उसके बाद सीड्स को जो इसके अंदर शो करते हैं, मतलब उसके अंदर जो है सीड्स बोते हैं, हम अपने जो बीज हैं वो बोते हैं। उसके बाद देखिए उसके अंदर फर्टिलाइजर्स हम ऐड करते हैं, उसके बाद उसको पानी देते हैं, इरीगेशन करते हैं। उसके बाद जो खरपतवार अगर उसके अंदर पैदा हो गए हैं, वीडिंग वगैरह हो गई है, तो उसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद हम उनकी कटाई करते हैं, कटाई के बाद उनकी थ्रेशिंग करते हैं, उसमें से जो फसल है उसको बाहर निकालते हैं, भूसे को अलग करते हैं और उसके बाद फिर उसका स्टोरेज करते हैं या उसको सेलिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो चलता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग।
टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जो फार्मिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है। देखिए फार्मिंग 2 टाइप्स की होती है, एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, एक कमर्शियल फार्मिंग होती है। देखिए सब्सिस्टेंस नाम से पता लग रहा है निर्वाह, यानी अपने निर्वाह के लिए जो की जाती है, अपने निर्वाह करने के लिए जो की जाती है उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और एक होती है कमर्शियल, यानी कमर्शियल क्या, व्यवसायिक, यानी व्यापार करने के लिए जो की जाती है, जो एक तरीके से ट्रेड करने के लिए की जाती है या बाइंग एंड सेलिंग के लिए की जाती है, उसको कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। तो देखिए एक अलग से टर्म है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसके अंदर मोस्टली हम ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक हमने खाद का यूज़ किया, इसके साथ साथ हमने नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, जो केमिकल इसके अंदर हमने जो है केमिकल्स वगैरह या फर्टिलाइजर्स वगैरह वो हम यूज़ नहीं करते। इसके अंदर हम जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती है सभी की सभी, जैसे कि हम जो है मैन्योर वगैरह यूज़ करते हैं, यानी जो काऊ डंग वगैरह होता है, वेस्ट से बनी होती जो मैन्योर होती है, खाद होती है, उसका यूज़ करते हैं इसके अंदर। हमें इसके अंदर बाहर से कोई फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ नहीं करते, इसके अंदर नेचुरल पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ना वो यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। मतलब कोई हानिकारक जो चीज़ें हम इसके अंदर यूज़ नहीं करते, इसके अंदर जो मतलब जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ऑर्गेनिक होती हैं, काफ़ी मतलब अच्छी होती हैं और वो जो है नेचुरल होती हैं जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए इसके अंदर मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसके अंदर मेनली हम क्या यूज़ करते हैं। देखिए वर्मी पोस्ट क्या होता है। देखिए इसमें ये छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं ना वो इसको क्या कर देते हैं, यो जो मिट्टी होती है ना उसको खोखला कर देते हैं, मतलब एक इस तरीके से उसको जो है छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। इसके अंदर आपको जो है सीड्स वगैरह उगाना काफ़ी आसान हो जाता है अगर मिट्टी को इस तरीके से खोखला कर दिया जाता है और उसके अंदर जो है काफ़ी छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है, तो आप आसानी से इसके अंदर सीड वगैरह उगा सकते हो। उसके बाद देखिए ग्रीन लीव्स मैन्योर, ये अगर मान लिया पत्ते वगैरह टूट के नीचे गिर जाते हैं तो उसको जो है खाद के रूप में आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ क्रॉप रोटेशन मतलब एक के बाद एक जो है फसल मतलब चेंज करके लगाना, कि आपने पहले कोई फसल लगाई उसके बाद कोई लगाई, क्योंकि इसके जो बचे हुए रेजिड्यू होते हैं ना, पहली फसल के जो बचे हुए रेजिड्यू होते हैं, जो बचे हुए अवशेष होते हैं, वो दूसरी फसल के लिए एक तरीके से खाद का काम करते हैं। इसके अंदर आप अलग से एक्स्ट्रा कोई फर्टिलाइजर जो है वो यूज़ नहीं करते, जो बाहर से जो फर्टिलाइजर यूज़ होते हैं वो नहीं यूज़ करते। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट होती है, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब इनके द्वारा जो काऊ डंग वगैरह या एनिमल डंग वगैरह जो भी यूज़ किया जाता है वो सारा का सारा जो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैन्योर है, जैसे खाद के रूप में इसको यूज़ कर सकते हो। बायो फर्टिलाइजर, इसमें जो फर्टिलाइजर यूज़ किए जाते हैं वो भी जैविक होते हैं, यानी बाहर से जो आपके दूसरे फर्टिलाइजर जैसे यूरिया वगैरह और ये इस तरह के यूज़ नहीं करते आप, नाइट्रोजन यूरिया ये इस तरह के फास्फोर्स, तो ये वाले आप जो है बाहर से मार्केट से मिलने वाले फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करते, बल्कि आप यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज़ करते हो। बायो फर्टिलाइजर जो जैविक तरीके से तैयार किए जाते हैं, जो जैविक चीज़ों से, ऑर्गेनिक चीज़ों से गला सड़ा कर उनको इस तरीके से, या वर्मी जो कंपोस्ट है इसके द्वारा जो कीड़ों के द्वारा ये चीज़ तैयार की जाती है, नेचुरली तैयार की जाती है, ना कि फैक्ट्री के अंदर बन के आती है, उसको हम बोलते हैं। और मतलब ये सारे इनपुट जो है इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो इन सभी इनपुट का यूज़ करके की जाती है। उसके बाद जो हमने 2 टाइप्स के बारे में बोला कि सबसे पहले आती है सबसिस्टेंस फार्मिंग। देखिए सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है मेनली जो फार्मर होता है ना उसकी फैमिली ही, फार्मर खुद और उसकी फैमिली जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, मतलब वो जो है पूरी फार्मिंग के अंदर वो ही उसके अंदर काम करते हैं। बाहर से जो लेबर का सहायता बहुत कम ली जाती है, बाहर से लेबर की सहायता नहीं ली जाती, जो घर के मेंबर होते हैं वो ही इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ही लो होती है, ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता, और यहाँ पर हाउस होल्ड लेबर होती है, यानी हाउस होल्ड मतलब घर के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अंदर इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अभी इनके अंदर क्या फर्क होता है। इंटेंसिव नाम से पता लग रहा है आपको, गहन, यानी एक ही भूमि का लैंड है, एक ही मतलब भूमि का टुकड़ा है, एक पार्ट हिस्सा है भूमि का, उसके ऊपर जो है पूरे के पूरे फैमिली मेंबर्स जो है उसी के अंदर लगे हुए होते हैं। अगर ये एक व्यक्ति अकेला काम कर रहा है तब भी उसके अंदर जो है इतनी ही मतलब प्रोडक्शन होगी, इतनी ही फसल होगी। अगर ये 4 और एक्स्ट्रा लग के उस काम को कर रहे हैं तभी भी उतनी ही प्रोडक्शन होगी। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से इंटेंसिव, उसके ऊपर जो है एग्रीकल्चर के ऊपर वजन पड़ रहा है, भार पड़ रहा है कि जो काम 2 इंसान कर सकते हैं वो काम जो है 5 इंसान कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाती है, इंटेंसिव हो जाती है, गहन। तो देखिए गहन के अंदर क्या होता है कि फार्मर जो है वो कल्टीवेट करता है स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, बिल्कुल स्मॉल होता है, और इसके ऊपर क्या होते हैं कि सिंपल टूल्स होते हैं, जो सिंपल अपने औजार होते हैं उनका यूज करते हैं, लेकिन मोर लेबर बहुत ज्यादा होती है। मोर देन 1 क्रॉप एनुअली, एक साल में एक से ज्यादा जो है फसल उगाई जाती है। मेन क्रॉप क्या होती है, राइस होती है मेन, और उसके द्वारा जो उसके बाद दूसरी जो क्रॉप होती है वो वीट होती है, मैज होती है,
पल्सेस होते हैं और ऑयल सीड्स होते हैं। मतलब राइस तो मेन क्रॉप्स होती है, उसके साथ साथ दूसरी क्रॉप के रूप में आप वीट उगा सकते हो, मैज उगा सकते हो, मक्का होता है जो पल्सेस, दालें हो सकती हैं, और ऑयल सीड्स हो सकते हैं जो हमारे तिलहन वगैरह होते हैं वो हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो है ये कहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा होती है, ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया, यानी जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर होती है, घनी आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर होती है। और जहाँ पर मॉनसून आती है, मॉनसून मतलब जहाँ पर रेनी सीजन जो है साउथ वेस्ट मॉनसून के द्वारा, साउथ वेस्ट विंड जो आती हैं वो मॉनसून लेके आती हैं, जो रेन लेके आती है उस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। और मॉनसून के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, उसके लिए आप पीछे वाले लेक्चर्स जो है वो अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए जो सेकंड टाइप है, एक तो हमने पढ़ा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के 2 टाइप्स पढ़े हमने, एक तो पढ़ा अभी इंटेंसिव, एक आता है प्रिमिटिव। देखिए प्रिमिटिव नाम से ही पता लग रहा है आपको, आदिम, आदिम मतलब जैसे आदि मानव करते हैं, आदि मानव कहाँ पर रहते हैं, मोस्टली जो है वो जंगलों के अंदर रहते हैं, फॉरेस्ट, जो डेंसली फॉरेस्ट एरिया होता है। देखिए जो प्रिमिटिव फार्मिंग होती है ना वो उसको हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी बोलते हैं। ये नोमैडिक हार्डिंग मतलब इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर होती है उसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक नोमैडिक हार्डिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, देखिए ये मैंने आपको पहले भी जो है लेक्चर्स में करवाया हुआ है, जिसको हम स्लैश एंड बर्न यानी मतलब कर्तन और दहन वाली जो खेती है उसको बोलते हैं। देखिए शिफ्टिंग नाम से पता लग रहा है शिफ्ट करना, बार बार शिफ्ट करना। मान लिए ये जो है काफी जो थिक फॉरेस्ट एरिया होते हैं ना वहां पर की जाती है, जहां पर बहुत ज्यादा जंगल होते हैं गहरे, जैसे कि अमेजन फॉरेस्ट वाला एरिया है। देखिए अमेजन फॉरेस्ट वाला जो एरिया है, जैसे ट्रॉपिकल जो है अफ्रीका वाला एरिया है, या एशिया और नॉर्थ ईस्ट वाले इंडिया वाले जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो वहाँ के लोग जो है फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं कि फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा, मान लिया इस एरिया के अंदर इतने सारे फॉरेस्ट है, इसका कुछ हिस्सा, मान लिया ये हिस्सा जो है उन्होंने क्लियर कर दिया, इसको जला दिया या काट के इसको अलग कर दिया, उसके बाद जला दिया। जलाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी एश वगैरह, जो भी राख वगैरह जो भी उनकी बचती है वो इस मिट्टी में मिला दी जाती है, और इस मिट्टी में मिलाने के बाद यहाँ पर क्रॉपिंग शुरू की जाती है, मतलब यहाँ पर फसलें उगाना शुरू की जाती हैं। और यहाँ पर फसलें उगाने के बाद 2, 3, 4 या 5 साल जब तक उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है, वो यहाँ पर इस हिस्से में क्या करते हैं, खेती करते हैं। जब इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, जब इसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, तो वो क्या करते हैं कि इस पैच को छोड़ देते हैं। ये जो भूमि का उन्होंने पैच जो है, पार्ट जो है क्लियर किया था, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद वो दूसरा हिस्सा जो है वो उसको जलाते हैं, उस जगह पर खेती करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से पूरे हिस्से में इसी तरीके से खेती करते हुए चलते हैं, मतलब एग्रीकल्चर करते हुए चलते हैं। तो जब तक ये दूसरे पार्ट पर पहुंचते हैं, यहाँ पर दोबारा से वेजिटेशन आना शुरू हो जाती है, यहाँ पर दोबारा से पेड़ उगना शुरू हो जाते हैं, तो दोबारा से वही फर्टिलिटी वापस लौट आती है। तो इसी तरीके से दोबारा फिर ये इस पर शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पर दोबारा से वही जो पेड़ पौधे हैं दोबारा से उगाते हैं। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, वो बार बार शिफ्ट कर रहे हैं। और इसको स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं कि इन्होंने क्या किया, उसको जलाया, काटा और जलाया, उसको काटा और जलाया। इस तरीके से देखिए ये उन एरिया में की जाती है जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, जहाँ पर क्विक जनरेशन ऑफ वेजिटेशन होता है, क्योंकि जहाँ पर हैवी रेनफॉल होगा वहाँ पर वेजिटेशन भी जल्दी उग जाएगी। तो इसके साथ साथ ये क्या करते हैं कि प्लॉट ऑफ लैंड को क्लियर कर देते हैं, उसको साफ कर देते हैं, उनको जला देते हैं। उसके बाद जो ऐश होती है, जो राख होती है, उसको क्या करते हैं, सोइल में मिला देते हैं, और इस तरीके से क्रॉप उगाते हैं। क्रॉप मेन कौन सी होती है, मैज, यम, पोटैटो, कशावा, मेन ये जो है क्रॉप्स वहाँ पर उगाई जाती हैं। देखिए जब सोइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है तो ये क्या होते हैं, लैंड को छोड़ देते हैं, और कल्टीवेटर मूव्स टू न्यू प्लॉट, तो वो नई जगह पर चले जाते हैं। और इस एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं हम, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो ये देखिए ये प्रिमिटिव टाइप की है, आदिम टाइप की है, यानी आदिवासी जैसे करते थे ये वैसी टाइप की है, तो इसलिए इसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर डाला गया। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो प्लॉट है वो क्लियर किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है इस ऐश को इसके अंदर मिला दिया जाएगा और यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाएगी। उसके बाद आती है नोमैडिक हार्डिंग, ये उसी का टाइप है। देखिए नोमैडिक हार्डिंग, हार्डिंग मतलब पशुचारण, और नोमैडिक मतलब घूमना, घूमते रहना, यानी घूमते हुए जो पशु चराते रहते हैं। अब देखिए ये प्रैक्टिस की जाती है कहाँ पर, जहाँ रेगिस्तान वाले एरिया है, जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर तो होगी नहीं, बहुत नए के बराबर होगी, इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोग जो है पशुओं को पालते हैं, और पशुओं को पालने के लिए वो जगह जगह घूमते रहते हैं, क्योंकि चराई के लिए, उनकी चराई के लिए उनको क्या चाहिए, फोडर चाहिए। इसलिए जो है वो जगह जगह क्या करते हैं, हर्डमैन क्या करते हैं, मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स, फोडर एंड वाटर। तो अपने एनिमल्स के लिए वो चारे की तलाश में, जो फोडर होता है चारा, और इसके साथ साथ पानी की तलाश में जो है इधर उधर घूमते रहते हैं। इनके अंदर कौन से एनिमल हैं, शिप,
कैमल, याक और गोट्स, ये एनिमल्स हैं। और ये इनको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, और इनसे अपना ये क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। अब देखिए कौन से एरिया में की जाती है, मैंने बताया कि ये डेजर्ट वाले एरिया में मोस्टली होती है जहाँ रेनफॉल कम होता है। ये देखिए सहारा, उसके साथ साथ सहारा वाला डेजर्ट मैंने आपको कराया था, अफ्रीका के अंदर है। सेंट्रल एशिया के अंदर कुछ पार्ट हैं इंडिया के, जैसे राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर रेगिस्तान होता है लद्दाख वाले एरिया में, तो वहाँ पर जो है मेनली इस तरह की जो नोमैडिक हर्डिंग है वो होती है। तो इसको भी हम प्रिमिटिव जो हमारी ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है इसका ही पार्ट मानते हैं। तो इस तरीके से इसके भी हमने 2 पार्ट किए हैं। अब देखिए ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो है अपना फोडर के उसमें पानी और जो चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। अब आते हैं हम कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में। देखिए हम अपना जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी उसके थ्रू जो हमने 2 पार्ट जो है वो कर चुके हैं। एक हमारी इंटेंसिव थी और उसके बाद एक थी हमारी प्रिमिटिव, तो ये दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आए हैं कॉमर्शियल फार्मिंग के ऊपर। तो कॉमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं हम, यहाँ पर जो क्रॉप्स होती है ना और एनिमल्स काफ़ी मतलब ब्रॉड लेवल पर, काफ़ी जो है बड़े लेवल पर उनको क्या किया जाता है, क्रॉप्स को उगाया जाता है और एनिमल्स को रियर किया जाता है, उनका पशुपालन किया जाता है। तो देखिए ये जो है काफ़ी मतलब इतने ज़्यादा लेवल पर की जाती है, ये खुद के लिए नहीं, मतलब खुद के लिए कम और उस सेल करने के लिए ज़्यादा की जाती है। तो देखिए इसके अंदर जो एरिया कल्टिवेटेड किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल भी काफ़ी ज़्यादा होती है और एरिया भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इसके लिए जो है मशीनों का यूज़ किया जाता है, क्योंकि देखिए इतने सारे जो इतना बड़ा जो प्लॉट होता है, इतना बड़ी जो लैंड होती है, जैसे अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर मान लिया किसी के पास 2 हेक्टेयर यानी 2 एकड़ जमीन है, तो वो क्या करते हैं उस पर जो है पूरी फैमिली काम करती है, 5 से 6 मेंबर जितने भी होते हैं फैमिली के अंदर, पूरी फैमिली उसके ऊपर काम करती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कॉमर्शियली की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर 300 हेक्टेयर तक की लैंड होगी, 300 हेक्टेयर, एक फार्मर के पास 300 एकड़ तक जो है जमीन होगी, तो उसको जो है कैसे मतलब इतने लोग कर पाएंगे। तो इसलिए मोस्टली मशीनों का सहारा लिया जाता है। इसके अंदर जो है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये सारे किए जाते हैं, मतलब काफ़ी बड़े स्तर पर जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर होती है। तो देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं कि कॉमर्शियल ग्रेन फार्म मतलब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। जो कॉमर्शियल फार्मिंग होती है ना उसके अंदर हम 3 टाइप्स के इंक्लूड कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले ग्रेन फार्मिंग, उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग, उसके बाद आती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम आते हैं कि कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती क्या है। देखिए इसके अंदर जो है क्रॉप्स जो है काफ़ी मतलब कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए उगाई जाती है। कॉमर्शियल पर्पज़ मतलब बेचने के लिए, खरीदने के लिए, इस तरीके से कॉमर्शियल पर्पज़ पर उगाई जाती हैं। इसके अंदर हमारा क्या आता है, क्या कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, एक हमारी वीट, मैज, इस तरीके की फसलें उगाई जाती हैं और ये मोस्टली हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं। देखिए टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में मैंने जो है पिछले चैप्टर्स में आपको पढ़ाया था कि प्रेरीज जो होते हैं, प्रेरीज जो हमारे हैं ये जो है हमारे यूएसए के अंदर मिलते हैं। तो ये काफ़ी, इनको ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, मतलब संसार का जो अनाज का भंडार होता है वो बोला जाता है, जो प्रेरीज होते हैं। तो यहाँ पर वीट और मैज जो है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं और ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रीज़ वगैरह नहीं उगते, यहाँ पर इसी तरह की ग्रास जो है वो उगती है। तो ये जो है मोस्टली इन एरिया में होते हैं। तो एक तो हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड्स वाले एरिया में होते हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कहाँ पे, यूएसए के अंदर, यूरोप और एशिया, तो यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड होती है। स्पार्सली मतलब कहीं कहीं पर होती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े फार्म एक फार्मर के पास होगा तो अगले जो 150 एकड़ या 200 एकड़ दूसरे फार्मर के पास होंगे, तो यहाँ पॉपुलेशन जो है काफ़ी मतलब स्पार्सली पॉपुलेटेड होती है विद लार्ज फार्म स्प्रेड ओवर द 100 ऑफ हेक्टेयर। तो देखिए इनके जो पास जो एक ज़मीन होती है, जो लैंड होती है वो 100 ऑफ एकड़ होती है, हेक्टेयर होती है। स्वेयर विंटर रिस्ट्रिक्टेड द, देखिए जब ज़्यादा विंटर हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेयर विंटर होती है, तो उस टाइम पर यहाँ पर क्रॉप उगाना मुश्किल होता है। ओनली ए सिंगल क्रॉप कैन ग्रोन, मतलब सिर्फ यहाँ पर समर के टाइम पर ही एक ही क्रॉप उगाई जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं उगाई जा सकती, क्योंकि विंटर के टाइम पर यहाँ पर टेम्परेट रीजन है तो यहाँ पर आइस से कवर हो जाता है पूरा एरिया, यानी आइस से ढक जाता है, जो आइस होती है बर्फ़ से पूरा का पूरा ढक जाता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक साल में एक ही फसल उगाई जा सकती है, वो भी समर के टाइम पर। तो ये हमारी होगी है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। उसके बाद आते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। देखिए मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि इसके साथ इसमें आप क्या करते हो कि फूड के साथ साथ फोडर भी उगाते हो, मतलब आपने जो है वीट वगैरह, राइस वगैरह जो भी उगाना वो तो आप उगा रहे हो, साथ में जो आपने लाइव स्टॉक जो पाले हुए हैं, जो आपने लाइव स्टॉक रखे हुए हैं उनके लिए फोडर भी आप उगाते हो और लाइव स्टॉक के भी पालन करते हो, मतलब पशुओं को भी रखते हो। तो ये कहलाती है मिक्स्ड फार्मिंग, यानी जब आप लैंड के साथ साथ जब आप क्रॉपिंग कर रहे हो, एग्रीकल्चर के साथ साथ जब आप पशुओं का पालन करते हो उसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं।
तो ये मेनली किस में होती है, ये यूरोप के अंदर होती है, ईस्टर्न यूएसए जो हमारा यूएसए अभी मैंने बताया वहाँ पर भी होती है, अर्जेंटीना के अंदर होती है, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर होती है, न्यूजीलैंड के अंदर है, उसके बाद साउथ अफ्रीका के अंदर है। तो देखिए ये सब के सब जो है मोस्टली में जो ग्रासलैंड वाला जो एरिया है जहाँ पर ग्रासेस उगते हैं, वो ग्रासलैंड वाला एरिया और उसका चैप्टर जो है मैं पिछले लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ। तो मेनली वहीं पर ये चीज़ें लोकेटेड हैं, वहीं पर ये एग्रीकल्चर होती है, तो उसको आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। अब आगे आते हैं हम प्लांटेशन। प्लांटेशन भी हमारी एक तरीके की कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। जैसे कि आपने क्या करना, पूरे के पूरे एरिया पर एक ही क्रॉप उगा दी जाती है, जैसे सिंगल क्रॉप ऑफ टी, पूरे के पूरे एरिया पर आपने टी उगा दी, टी, चाय, कॉफ़ी, शुगर केन, काजू और उसके साथ साथ हमारे ये क्या रबड़, बनाना और ये कॉटन, ये पूरे के पूरे एरिया पर आपने लार्ज एरिया पर आपने ये उगा दी। और इसके लिए जो है लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर की जरूरत होती है और कैपिटल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो देखिए ये कहाँ कहाँ पर होता है, ये मोस्टली हमारा ट्रॉपिकल रीजन के अंदर होता है। ट्रॉपिकल रीजन मतलब जो इक्वेटर के आसपास का 0 डिग्री के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर होता है। तो इसके अंदर जैसे रबड़ जो है वो मलेशिया के अंदर होती है, कॉफ़ी जो है वो ब्राज़ील के अंदर, टी देखिए इंडिया और श्रीलंका के अंदर मेनली जो है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। देखिए मेजर क्रॉप के बारे में अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो इसके अंदर उगाई जाती हैं। जो कमर्शियल फार्मिंग होती है उसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स जो है मेनली उगाई जा सकती हैं। वैसे तो कमर्शियल के अंदर और भी उगाई जा सकती है, लेकिन हम यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर मेनली बात कर रहे हैं। अब हम हमारे जो दोनों टाइप्स हैं एग्रीकल्चर के वो खत्म हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अंडर हम जो है कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो उगाते हैं, मतलब कौन कौन सी क्रॉप जो है वो आती है। मेनली कुछ क्रॉप्स के बारे में जो वाइडली जो है ग्रोन की जाती है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए मेजर फूड क्रॉप्स जो होती हैं वो वीट होती हैं, वीट, राइस जिनको हम खाते हैं। फूड क्रॉप्स मतलब जिनको हम खाते हैं। और फोडर क्रॉप्स कौन सी होती है, जो हम अपने पशुओं के लिए उगाते हैं। तो फोडर चारा, फूड अपने लिए खाने के लिए जो भी है, वीट, राइस, मेज, मिलेट्स। और इसके साथ साथ जो दूसरी क्रॉप हैं जैसे जूट और कॉटन, ये फाइबर क्रॉप्स हैं, रेशे वाली जो है फसलें हैं, और ये खाने वाली खाद्य फसलें हैं। तो अब देखिए जो बीवरेज मतलब पीने वाले पेय पदार्थ के अंदर आता है टी और कॉफ़ी, तो ये बीवरेज क्रॉप्स हैं। अब हम कुछ क्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि वो कैसे जो है क्लाइमेट में उगाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एरिया के अंदर उगाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइस के बारे में। तो देखिए राइस जो है एक मेजर फूड क्रॉप्स है, फूड क्रॉप है, मतलब एक भोजन की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, पूरे वर्ल्ड में यूज़ की जाती है। स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, और ये मेनली जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाई जाती है जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है। तो देखिए ये इक्वेटर के आसपास के एरिया के अंदर ही पाई जाती है, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में ही मेनली ये आपको मिलेगी। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाला एरिया है, तो इसके अंदर मेनली आपको ये क्रॉप मिलेगी। देखिए इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर सन की लाइट ज़्यादा जो है आपको दिखाई देगी, सन की लाइट जो है ज़्यादा फेस करेगा जो एरिया, वहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और वहाँ के टेम्परेचर में ही ये अच्छे से ग्रो करती है। इसके साथ साथ हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल की भी ज़रूरत होगी, और इसी एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा रेनफॉल और ह्यूमिडिटी भी रहती है, तो इसलिए इसी एरिया के अंदर ये ग्रो हो सकती है। ये किस तरह की सॉइल में जो है सबसे ज़्यादा उगती है, ये अलुवियल सॉइल होती है जो उसके अंदर सबसे ज़्यादा उगती है। इस जो है चाइना सबसे ज़्यादा जो है राइस का उत्पादन करता है, उसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट जो है वो भी दूसरे कंट्री हैं जो राइस का उत्पादन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश है, इसके अंदर जो है जो वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश है इसके अंदर राइस जो है 2 से 3 टाइम्स भी उगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी फेवरेबल है। क्योंकि वहाँ पर जो है जो इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, वो वहाँ पर बिल्कुल इसके लिए फेवरेबल, मतलब एक साल में राइस को 2 या 3 बार भी उगा सकते हैं वहाँ के जो लोग हैं वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के। उसके बाद हम बात करते हैं वीट के बारे में। देखिए वीट के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, मॉडरेट मतलब मध्यम सा तापमान चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ना कम। इसमें क्या होता है कि जब इसको ग्रो कर रहे होते हैं तो रेनफॉल जो है इसके ग्रो करने के टाइम पर अच्छा रहता है, कि जब ये ग्रो करते हैं तब उस टाइम पर रेनफॉल अच्छा है। लेकिन जब इसको काटते हैं, जब इसको हार्वेस्ट करते हैं, तो उस टाइम पर ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए, बिल्कुल चमकता हुआ जो है सन होना चाहिए।
इसके साथ साथ ये जो है ड्रेन्ड लूमी सॉइल के अंदर जो है सबसे ज़्यादा, जो दोमट मिट्टी होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है उग सकता है। ये जो है कहाँ कहाँ पर मेनली उगता है, देखिए यूएसए के अंदर जो प्रेरीज वाले ग्रासलैंड्स जो मैंने आपको बताया वहाँ पर, कनाडा के अंदर भी है प्रेरीज के जो कुछ पार्ट जो है प्रेरीज का कुछ हिस्सा कनाडा के अंदर भी है, वहाँ पर उगाया जाता है। अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के अंदर भी। इंडिया के अंदर ये जो है विंटर सीजन में उगाया जाता है। ये देखिए ये सारे के सारे जो है ये टेम्परेट वाले कंट्री हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। और आपको पता है कि टेम्परेट एरिया के अंदर ही सन की लाइट थोड़ा तिरछी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर जो है मीडियम बना रहता है। जबकि ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वीट वहाँ पर विंटर सीजन में होगी, ना कि समर सीजन में, क्योंकि इसके लिए थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ना कि हाई। क्योंकि समर में क्या होगा, समर के टाइम पर तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ पर वीट नहीं होगा, वीट वहाँ पर उग नहीं सकता। इसलिए आपको क्या चाहिए, एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए मॉडरेट हो। तो वो मॉडरेट टेम्परेचर कब होगा, जब विंटर का टाइम होगा ट्रॉपिकल एरिया में, या फिर टेम्परेट एरिया के अंदर आप किसी भी टाइम पर उगा सकते हैं, जबकि वहाँ पर आइस ना हो, आइस नहीं होनी चाहिए उस टाइम पर डिपॉजिट, तब उस एरिया के अंदर आप जो है इसको उगा सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं मिलेट्स के बारे में। देखिए ये एक मोटे अनाज की तरह होता है, कोर्स ग्रेन होते हैं। ये कम फर्टाइल जो लैंड होती है, सैंडी सॉइल, उसके अंदर भी उग जाता है, इसको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। ये सैंडी सॉइल जो होती है, रेतीली सी जो मिट्टी होती है, उसके अंदर भी उग जाता है। इसके लिए लो रेनफॉल चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, और इसके अंदर हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मतलब आपको इसको जो है ज़्यादा टेम्परेचर में भी उगा सकते हो, बीच मॉडरेट टेम्परेचर है जो उसमें भी उगा सकते हो। एजुकेट रेनफॉल चाहिए, ज़्यादा रेनफॉल की जरूरत नहीं है। इसके अंदर मिलेट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो है हम मिलेट्स के अंदर इनको काउंट करते हैं। ये देखिए ये कहाँ कहाँ पर उगते हैं, ये जो है नाइजीरिया के अंदर, चाइना और नाइजर, ये कंट्रीज है जहाँ पर इनको उगाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मैज के बारे में। देखिए मैज हमारा मक्का, देखिए ये भी इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, और मॉडरेट ही रेनफॉल चाहिए होता है, लॉट ऑफ सनसाइन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ये जो है फर्टाइल सॉइल के अंदर होता है, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। ये मोस्टली हमारा नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इसके साथ साथ इंडिया के अंदर भी ये उगाया जाता है, और मैक्सिको। उसके बाद हम बात करते हैं कॉटन के लिए देखिए हाई टेम्परेचर चाहिए, तो ये गर्मियों में होता है मेनली, और लाइट रेनफॉल, ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए। 210 ईयर यानी 210 ईयर जो है फ्रोस्ट फ्री, मतलब यहाँ पर बर्फबारी नहीं होनी चाहिए, फ्रोस्ट फ्री होनी चाहिए, आइस नहीं होनी चाहिए, आइस नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज जो है ये फसल जो है क्रॉप जो है ख़राब हो सकती है। और इसके साथ साथ इसको ब्राइट सनसाइन चाहिए, ब्राइट सनसाइन। देखिए ये मोस्टली जो है ब्लैक सॉइल के अंदर और एलुवियल सॉइल के अंदर मोस्टली ग्रो होता है। ये चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील और इजिप्ट के अंदर उगाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जूट के बारे में। जूट जो है उसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। इसका जो कलर जो है एक तरीके से ब्राउन होता है, तो इस वजह से उसको गोल्डन फाइबर बोला जाता है। अब देखिए ये जो है मोस्टली एलुवियल सॉइल के अंदर उगता है। इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़्यादा ज़रूरत होती है और हैवी रेनफॉल चाहिए। जैसा क्लाइमेट हमें राइस के लिए चाहिए ना, वैसा ही क्लाइमेट जूट के लिए चाहिए। अब देखिए राइस की फसल कहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा होती थी, वेस्ट बंगाल के अंदर 2 और 3 टाइम्स हो सकती है, और बांग्लादेश के अंदर। तो यहाँ पर ये दोनों की कंडीशन जो है सेम पाई जाती है। तो इसी तरीके से जूट कल्टीवेशन भी यहीं पर होता है। देखिए इंडिया और बांग्लादेश के अंदर, वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश के अंदर जो है जूट कल्टीवेशन बिल्कुल अच्छा होता है। और ये कहाँ पर होगा, ट्रॉपिकल एरिया के अंदर, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रेनफॉल भी ज़्यादा होगा और ह्यूमिड क्लाइमेट होगा। तो इसलिए राइस और जूट के लिए सेम कंडीशन जो है वो यहाँ पर बताई गई हैं। जैसा क्लाइमेट राइस उगाने के लिए चाहिए वैसा ही जूट के लिए चाहिए। बात करते हैं कॉफ़ी के बारे में। देखिए कॉफ़ी भी हमारा क्या है, ये वार्म क्लाइमेट के अंदर होता है, लेकिन जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा वेट होना चाहिए और वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल होनी चाहिए। मतलब पानी खड़ा नहीं होना चाहिए इसके अंदर, कभी भी पानी जो है थोड़ा सा इसके अंदर से बहते रहना चाहिए, कि थोड़े टाइम पे हमने पानी दिया उसके बाद फिर इसके अंदर से बहता रहना चाहिए। ये हिल स्लोप पर होना चाहिए ताकि पानी इसके अंदर खड़ा ना हो सके, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा सुटेबल होता है। ब्राज़ील जो है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है ब्राज़ील के तरफ प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद कोलंबिया और इंडिया भी इसके काफ़ी अच्छे जो है उत्पादक करने वाले कंट्रीज है। उसके बाद अब हम बात करते हैं टी के बारे में। तो टी जो है एक तरीके से प्लांटेशन वाली फसल है, एक मतलब बागानों की तरह इसको जो है बागानों में उगाई जाने वाली एक फसल है। तो देखिए इसके लिए कूल क्लाइमेट चाहिए, ज़्यादा ठंडा मतलब ज़्यादा गर्म क्लाइमेट नहीं चाहिए इसके लिए कूल क्लाइमेट चाहिए। और ये हैवी जहाँ रेनफॉल होता है वहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि जहाँ हैवी रेनफॉल
तो हो, लेकिन जो जो पानी होगा वो इसके अंदर ठहरना नहीं चाहिए, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। मतलब इस तरीके से ये हिली एरिया पर उगाई जाती है। यहाँ पर जो है यहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा होगा, लेकिन पानी इसके अंदर रुकेगा नहीं, पानी जो है नीचे चला जाएगा। तो ये जेंटल स्लोप पर उगाई जाती है और इसके अंदर जो है लेबर काफ़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा श्रमिकों को इस पर काम करना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी महीन पत्तियों को जो है चुनना, उनको तोड़ना, इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो ये केन्या के अंदर, इंडिया, चाइना, श्रीलंका के अंदर बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी जो है वो मिलती है। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका के अंदर। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये व्हीट, ये ओट्स, ये हमारा चिकपी और मस्टर्ड, आलमंड एंड ब्रोकली। ऐसे ही राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो है कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ जो क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसके साथ साथ ये देखिए टी के जो बागान है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए स्लोप के ऊपर उगाए हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ स्लोप है, वहाँ पर इस तरीके से ये उगाए हुए हैं। तो देखिए कितने ज़्यादा लेबर को यहाँ पर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है इनको इस तरीके से ये लीव्स जो है यहाँ से चुनने पड़ते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लेबर जो है इसमें लगती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये हिली एरिया के अंदर जब भी यहाँ पर रेनफॉल होगा तो ये देखिए यहाँ पर ट्रीज़ भी देखिए, ट्रीज़ की हाइट भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये काफ़ी जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है उस एरिया में उगाए जाते हैं। और यहाँ पर जो वाटर है वो रुक नहीं सकता, क्योंकि ये हिली स्लोप के ऊपर उगाया गया है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में। देखिए अगर हमने अपनी एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट करनी है तो हमें कुछ जो है चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि हमें जो है क्रॉप्ड एरिया, जहाँ पर जिसमें हमने क्रॉप करनी है उस एरिया को बढ़ाना होगा। इसके साथ साथ नंबर ऑफ़ क्रॉप जो हैं वो हमें इंक्रीज़ करनी होगी, कि हमें नंबर ऑफ़ क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा लगानी है। इसके साथ साथ हमने इरीगेशन जो फैसिलिटी है, जो सिंचाई करने के लिए, जहाँ पर रेनफॉल कम होता है, रेनफॉल नहीं हो पाता, तो ऐसी जगह पर हमें जो है सिंचाई के लिए जो सोर्सेज है उनका विकास करना चाहिए, उनकी डेवलपमेंट करनी चाहिए। फर्टिलाइजर का जो है बैलेंस्ड यूज़ करना चाहिए, जो है एक मात्रा से ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करने चाहिए। इसके साथ साथ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी जो ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं ऐसे सीड्स का हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के अंदर हमें जो है मैकेनाइजेशन मतलब मशीनों का यूज़ करना चाहिए। तो इससे हमारे एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। तो देखिए एक जो अलग से एक फैक्ट है कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है। देखिए फूड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है। देखिए जब हर एक व्यक्ति जो संसार मतलब हमारे वर्ल्ड के अंदर जब हर एक व्यक्ति को सफिशिएंट फूड मिलता है, मतलब तीनों टाइम जब भी उसको भूख लगे उसको मतलब भूखा ना रहना पड़े, हर टाइम पर उसको एक न्यूट्रिशियस फूड मिलता है जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट है, हर एक उसकी डाइटरी जो नीड है वो पूरी हो रही है, तो उस टाइम पर उसको हम बोलेंगे फूड सिक्योरिटी। मतलब एक तरीके से वो एक हेल्दी लाइफ वो जी रहा है, यानी उसको जो है फूड की कमी ना हो, ना ही किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो, तो वो क्या कहलाती है, फूड सिक्योरिटी कहलाती है। तो देखिए दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू।